Case wise, everyone, the topic of today's video is going to be quantum noise. Now, before understanding quantum noise, we need to understand quantum systems and quantum technology. And before we can understand quantum technology, we need to learn about our present technology that we are using for communication. In a nutshell, quantum technology is currently not only used for communication but for computing advanced and complex systems also. लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जस्ट इसको कम्युनिकेशन सेंस के अंदर देखने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न डे कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम्स पे काम करते हैं, दैट इज़ 0 and 1. ठीक है, या तो आपका जो बिट है बाइनरी सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन इज बिट. बिट कैसे काम करता है? बिट की वैल्यूज़ होती है. बिट की वैल्यू या तो ज़ीरो होती है या वन होती है. वैल्यू किस चीज़ की? ज़ीरो क्या, वन क्या? दैट इज़ ऑफ वोल्टेज. ठीक है, आपके फ़ोन की बैटरी से वोल्टेज जाता है कंपोनेंट्स में, फॉर एग्जांपल स्पीकर, फॉर एग्जांपल योर डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल योर पावर बटन. ठीक है, आप बटन को दबाते हो, वॉल्यूम बटन को दबाते हो, है ना. एक बार दबाया, बिट की वैल्यू वन हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है. ठीक है, बिट की वैल्यू, आप बटन नहीं दबा रहे हो तो बिट वैल्यू स्टैंड्स फॉर ज़ीरो, नो चेंज. एक बार और दबाओगे फिर से बिट की वैल्यू वन हो जाएगी, वोल्टेज जाएगा, आपकी फ़ोन की जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी. दिस इज़ अ वेरी क्लासिक थर्ड क्लास एग्जाम्पल. ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल बाइनरी कंप्यूटिंग. एक बिट की वैल्यू एक बार में या तो ज़ीरो होती है वन होती है. अब देखो, क्वांटम जो बिट होती है उसको हम क्यूबिट कहते हैं. जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन है इन क्वांटम सिस्टम्स, इट इज़ नोन एज क्यूबिट. वो या तो ज़ीरो होती है या वन होती है या फिर बोथ, दोनों भी हो सकती है. अब दोनों कैसे पॉसिबल है? देखो, इमेजिन करो एक कॉइन है. एक कॉइन को आप उछालते हो और फिर चेक करते हो तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा. से दैट ज़ीरो स्टैंड्स फॉर हेड्स एंड टेल्स इज़ वन. बाइनरी सिस्टम क्लियर. अब जितनी ड्यूरेशन में वो कॉइन हवा में है, वो फ्लिप कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सुपरपोजिशन. उस वक्त उस कॉइन की वैल्यू दोनों है, हेड्स भी है टेल्स भी है, क्योंकि वो हवा में है. इंस्टेंटेनियसली अगर आप उसको देखोगे तो हो सकता है आपको एक ग्लिम्स मिल जाए हेड्स का या टेल्स का. लेकिन क्या आप कंफर्म ये बोल सकते हो कि हवा के अंदर जो कॉइन है जो फ्लिप कर रहा है वो हेड्स है या टेल्स है? कंफर्म नहीं बोल सकते ना. इसका मतलब उसकी वैल्यू दोनों है. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी. नाउ लेट अस कम ओवर टू द टॉपिक दैट इज क्वांटम नॉइज. व्हाट एग्जैक्टली इज क्वांटम नॉइज? Now, before you can understand quantum noise, you need to understand about entanglement. By entanglement, it means that किसी दो चीज़ों को, क्वांटम टेक्नोलॉजी के केस में पार्टिकल्स को, किन्हीं दो पार्टिकल्स को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाए कि एक के लिए हुए एक्शन या एक से जनरेट हुए एक्शन या एक पर किए गए एक्शन से दूसरे का एक्शन हम ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर सकें. फॉर एग्जांपल, मैंने ये दो बॉल ले ली, टेनिस बॉल ले ली. ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों इंटेंगल हो चुकी है. मैंने इसको इस तरह से इंटेंगल कर दिया है कि अगर मैं इस बॉल को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करूँ तो ये जो सेकंड वाली बॉल है ये क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगी. ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि जितनी बार मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाऊँगा ये बॉल अपने आप क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी. ठीक है, ये इंटेंगलमेंट है. नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे पॉसिबल नहीं है कि दो बॉल्स को आप इस तरह से लिंक कर दो, अनलेस यू टेक द सपोर्ट ऑफ मैकेनिक्स. ठीक है, कन्वेयर बेल्ट लगा दिया आपने या गियर लगा दिए, वो सब बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ. दो बॉल्स ले ली मैंने और उनको यूनिवर्स में फ्रीली छोड़ दिया और मैं एक बॉल को लेफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो दूसरी बॉल के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा अगर वो आपस में किसी भी तरह से लिंक्ड नहीं है, और लिंक्ड नहीं ही होनी चाहिए. यही कंडीशन है क्वांटम टेक्नोलॉजी की. ठीक है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर इस बॉल को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो दूसरी वाली बॉल क्लॉकवाइज घूमने लग जाए. बट इन केस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल. हम इंटेंगल कर सकते हैं इनको इस तरह से कि दो पार्टिकल्स को लेते हैं, अगर एक की स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है तो दूसरे की स्पिन को हम क्लॉकवाइज कर सकें. ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियसली होता है बिना टाइम लैग के. इसमें अगर मैंने 2 सेंटीमीटर घुमा दिया तो ये 2 सेंटीमीटर घूम जाएगी इंस्टेंटली, बिना किसी कनेक्शन के. वायर्ड या वायरलेस किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है. दिस इज़ द टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द वंडर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी. अब ये हम इसके ऊपर इतना काम क्यों कर रहे हैं? देखो, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में या इवन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर भी है ना, वायर या वायरलेस तरीके से हमको कम्युनिकेशन करना पड़ता है. अब सैटर्न में मैंने कोई प्रोब भेजा, सैटर्न पे तो लैंड नहीं कर पाएगा, टोटली गैसेस है. मान लो कि जुपिटर, मार्स ही मान लो यार, मार्स के ऊपर लैंड कराना है प्रोब. ठीक है, मार्स के ऊपर मैंने प्रोब भेज दिया, क्यूरोसिटी रोवर भेज दिया नासा का. अब वो अपने को वायरलेस कम्युनिकेशन करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, रेडियो वेव एमिट करता है और वो हमारे पास अर्थ तक पहुंचती है. अब देखो, पहले ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस है. रेडियो वेव्स मार्स से चल करके अर्थ तक आती है. यूनिवर्स के जो बीच में यूनिवर्स फैब्रिक है,
जो डिस्टेंस है अर्थ का और मार्स के बीच में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एस्ट्रॉइड्स है, मीटियोर्स है, कॉमेट्स आते हैं, देन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी हो जाती है, ठीक है। मतलब यूनिवर्स तो सब कुछ है ना यूनिवर्स के अंदर, तो किसी न किसी तरह से हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, नॉइज़ जनरेट होता है, ठीक है। नाउ बाय द मीन्स ऑफ नॉइज़, व्हाट एक्चुअली इज नॉइज़? देखो कम्युनिकेशन में ऐसे मानो कि राम इज़ कम्युनिकेटिंग विद श्याम, राम कुछ बोल रहा है, श्याम कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब इन दो के कम्युनिकेशन में जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, यानी राम के शब्द और श्याम के शब्द, इनके अलावा जो कोई भी चीज़ हमारे कम्युनिकेशन में इंटरफेयर कर रही है वो नॉइज़ है। वो चाहे बहुत अच्छा सुरीला म्यूज़िक चल रहा हो वो भी नॉइज़ है, या कोई एक बहुत अच्छी कोयल अपनी गाना गा रही हो वो भी नॉइज़ है, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, वहाँ पे हम इम्प्योरिटी की बात करते हैं। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है, उसमें पता चला कि गोल्ड का टुकड़ा पड़ा है ना, 10 ग्राम का गोल्ड का सिक्का पड़ा है, वो गोल्ड, अब वहाँ पे मॉरल्स काम नहीं करते फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनानी है, गोल्ड है, तो वो वहाँ पे इम्प्योरिटी मानी जाएगी, ना कि गोल्ड को कैसे इम्प्योर कर दिया, ये सब बातें नहीं होती। सेम गोज फॉर फिजिक्स, जो रिक्वायर्ड चीज़ है अगर वो हो रही है, दैट इज़ सफिशेंट, दैट इज़ एक्सपेक्टेड, उसके अलावा जो भी है वो नॉइज़ है, ठीक है। अब क्वांटम नॉइज़ थोड़ी देर में अपन बात करते हैं। तो ये इंटेंगलमेंट हो गया। अब इंटेंगलमेंट दो तरीका होता है, फर्स्ट इज इंटर पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के बीच में, फर्स्ट, और इंट्रा पार्टिकल, एक ही पार्टिकल के बीच में। एक पार्टिकल के इंटेंगलमेंट कैसा है, एक पार्टिकल एक बॉल ले लो, मैं इसको अगर 2 सेंटीमीटर काउंटर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये 2 सेंटीमीटर अपने आप ही क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, दिस इज इंटेंगलमेंट, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में क्या होगा, मार्स के ऊपर सपोज करो मैंने बॉल वन, जो B1 है, बॉल वन, उसको मैंने मार्स पे भेज दिया, एंड दिस सेकंड बॉल आई कैप्ट ऑन अर्थ। अब मार्स रोवर को अगर कम्युनिकेट करना होगा, ये बताना होगा कि मैं सक्सेसफुली लैंड हो चुका हूँ, मेरा सारा सिस्टम, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ ठीक है, और हमने उसको एक बॉल दे करके भेज दी कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो आप इस बॉल को काउंटर क्लॉकवाइज घुमा देना। तो क्यूरियोसिटी रोवर इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमा देगा, और ये बॉल ऑटोमेटिकली जो नासा के हेडक्वार्टर होंगे वहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, इंस्टेंटली बिना किसी लैग के, जीरो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इंस्टेंटली घूमने लगेगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, लेकिन इसके बेसिस पे अगर कोई प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन करके बेचते हैं तो देख लो कितना टाइम इफेक्टिव होगा, ठीक है। दिस इज इंटेंगलमेंट। हाँ, अब आते हैं हम नॉइज़ के ऊपर। Quantum noise refers to random disturbances that affect quantum systems due to unavoidable interaction with the environment. Now there are two things written here. First is unavoidable interaction and the second one is environment. Environment यहाँ पे इकोलॉजी environment की बात नहीं कर रहे हैं। environment का मतलब है यहाँ पे इनका जो सिस्टम है, वो सिस्टम जिन जिन चीज़ों से इंटरेक्ट करता है या बेस्ड होता है या फिर किसी भी तरह से रिलेटेड होता है, वो environment होता है। इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर हम देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है उसका जो फैक्टर्स है वो होंगे थर्मल एट्रीब्यूट्स हो गए। फॉर एग्जांपल जो सिस्टम बेस्ड है उसमें कुछ टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखते होंगे, वो टेम्परेचर चेंज होने से नॉइज़ जनरेट हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, थर्मल का भी हमने बात कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो सकता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो सकता है, या मटेरियल जो जिस मटेरियल के अंदर हम इनको एंटेंगल कर रहे हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट का मतलब है, ना कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला, ठीक है। डी कोहेरेंस, इट लीड्स टू डी कोहेरेंस मेकिंग इंटेंगल स्टेट्स अनस्टेबल, ठीक है। इंटेंगल स्टेट जो होता है, ये जो बॉल थी इंटेंगल थी, तो नॉइज़ के कारण क्या होता है कि ये दोनों के दोनों इंटेंगल जो थे वो नहीं रहते हैं, नॉइज़ इनका इंटेंगलमेंट ख़त्म कर देती है, ठीक है। अब देखो वापस इसके ऊपर आते हैं। प्रीवियसली सीन एज डिस्ट्रक्टिव कैन जनरेट एंड रिवाइव इंटेंगलमेंट इन सर्टेन क्वांटम सिस्टम। अभी तक क्या हो रहा था, क्वांटम नॉइज़ को डिस्ट्रक्टिव देखा जाता था कि क्वांटम नॉइज़ जब भी होती है तो इंटेंगल स्टेट अनइंटेंगल्ड या डीटेंगल स्टेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनका पैराडिम शिफ्ट हो रहा है, इनका परसेप्शन बदल रहा है, साइंटिस्ट लोगों का परसेप्शन ये बदल रहा है कि क्वांटम नॉइज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, अंडर स्पेशल कंडीशंस वो पार्टिकल्स का इंटेंगलमेंट भी कर देती है या उनको ऑल्टर भी कर देती है, ठीक है। नाउ अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी इन इट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेट मी ड्रॉ द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड यू माइट नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ईजी वे के अंदर समझाऊं। दिस इज अ डॉट, delta x dot delta p greater than equals to h upon 4 pi. The delta x is the position and the delta p
इज द मोमेंटम, एक्स है इसकी पोजीशन, पी है उसका मोमेंटम, पी इज इक्वल्स टू एम वी वाला पी। डेल्टा मीन्स चेंज, कितना चेंज आता है। पहले किसी की हाइट 5 फुट थी, अब उसकी हाइट 6 फुट हो गई, कितना चेंज आया, 1 फुट का चेंज आया, दैट इज डेल्टा। सो द अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वो ये कहता था कि एक बार में आप एक पार्टिकल की या तो पोजीशन पता कर सकते हो या उसका मोमेंटम पता कर सकते हो, दोनों में से एक ही चीज़ पता कर सकते हो, दोनों एक साथ पता नहीं कर सकते। यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली नो बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल विद परफेक्ट एक्यूरेसी। द h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट हियर, वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, अब ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है कि हम क्यों नहीं पता कर सकते। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि थिंक ऑफ अ सोप बबल, एक बबल देखो, ठीक है, एक बबल फ्लोट कर रहा है, आपको उस बबल को स्टडी करना है। इन सम वे और दी अदर यू विल हैव टू टच इट, हाथ से नहीं तो किसी इक्विपमेंट से टच करना पड़ेगा, टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, किसी न किसी तरह से उसको टच तो करना ही पड़ेगा देखने के लिए। बट द फैक्ट फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी इज द मोमेंट यू टच इट यू चेंज इट। क्यों? क्योंकि वो 3 स्टेट के अंदर काम कर रहा है, 0 1 या बोथ, और जैसे ही आप उसको टच करोगे, जैसे ही आप इंटरफेयर करोगे, वो एक स्टेट के अंदर आकर के रह जाएगा, या तो 0 या 1 या फिर बोथ, और फिर वो फिक्स्ड रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज़ वाई नॉइज इज कॉजिंग दैट मच प्रॉब्लम। ओरिजिन कैसे होता है? क्वांटम ओरिजिन, ठीक है, एनवायरनमेंट के कारण। एनवायरनमेंट थर्मल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो सकता है, इवन फोटोन लाइट भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इंटरफेयर कर देती है। इवन मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मेरे सामने कोई सब एटॉमिक पार्टिकल हो तो मेरे मुंह से निकली हुई जो साउंड वेव्स है वो भी उसको इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, और इट इज़ अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट, किसी एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ही तो आप इन सबको इंटैगल कराओगे, तो कुछ ना कुछ तो इंट्रैक्शन करने के लिए इनके पास में होगा ही होगा ऑलवेज, तो उससे इंटरेक्ट करके नॉइज जनरेट होगा ही होगा। फीचर्स ऑफ क्वांटम नॉइज़ क्या है? डीकोहेरेंस, वो उनको एंटेंगलमेंट ख़त्म कर देती है। ये नॉइज़ रैंडम होती है लेकिन मेजरेबल होती है। ठीक है, कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन कितनी आएगी ये हम पता कर सकते हैं। सिस्टम डिपेंडेंट बिहेवियर होता है, मीन टू से दैट इंट्रा पार्टिकल और इंटर पार्टिकल के अंदर दोनों में अलग अलग होती है। इंटर पार्टिकल अभी हमने देखा सेम पार्टिकल के ऊपर, और इंटर पार्टिकल में अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक इम्पैक्ट, मतलब इस नॉइज़ का इम्पैक्ट जो है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये जनरेट करेगी, ख़त्म करेगी, चेंज करेगी, ऑल्टर करेगी। ये सरप्राइजिंग है। ठीक है, ये जनरेट भी कर सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक इम्पैक्ट। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? पैराडाइम शिफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराडाइम शिफ्ट हो गया। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि जब किसी स्टडी को लेकर आपका जो है परसेप्शन बदल जाए, उसको अप्रोच करने का तरीका चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज पैराडाइम शिफ्ट। अभी तक इसको क्वांटम नॉइज को डिस्ट्रक्टिव माना जाता था, लेकिन अब इसको जनरेटिव भी बता रहे हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, सो जो साइंटिस्ट है उनके पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, यानी एक नया पर्सपेक्टिव खुला है इस रिसर्च के अंदर। इम्प्रूव्ड क्वांटम स्टेबिलिटी है, हमको नॉइज़ पता चल गया और उसको मेजर कर पा रहे हैं हम, है ना। मेजरेबल लिखा अभी हमने ऊपर कि नॉइज इज मेजरेबल, विच मीन्स दैट नॉइज़ को मेजर कर लिया तो अब हम स्टेबिलिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं ना। हमको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इतनी नॉइज़ आ रही है, तो मटेरियल चेंज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो, एनवायरनमेंट में अपडेट करो। ठीक है, नई फाउंडेशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी, एक नई थीम खुल गई। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन हो गया। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि अभी तक क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के ऊपर ही नहीं, पार्टिकल्स के अलावा फोटोन्स पे, न्यूट्रॉन्स पे, ट्रैप्ड आयंस पे, एक सिंगल क्वांटम के ऊपर बेस नहीं होकर के पूरी की पूरी फोटोन्स के ऊपर भी हम एम्प्लाई कर सकते हैं इसको। फोटोन जनरल मीन्स लाइट, लाइट का भी हम क्वांटम एंटेंगलमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये सारा सिस्टम कहाँ होता है? ये मोस्टली जो लार्ज हिडन कोलाइडर है वहाँ पे, वहाँ से ऐसी हरकतें उठती है, ये इनकी बदमाशी वहाँ करते हैं। ठीक है, अब देखो यार, बेसिक सी एक टाइमलाइन है ना, वो टाइमलाइन अगर देख लोगे तो अच्छा रहेगा। ये सब सिस्टम कहाँ से चालू होता है? जब जॉन डाल्टन भैया हमारे 1803 के अंदर एटॉमिक थ्योरी देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया हुआ है। फिर दिमित्री मेंडलीव 1869 में पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, है ना, स्ट्रैटेजिक नंबर 1869। फिर उसके बाद में पैरेलली दो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, वन इज़ मैरी क्यूरी जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम करती है, और जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, और 1898 के अंदर मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करती है। ठीक है, 1911 के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बनाते हैं एटम का। 1913 में नील्स बोर साहब बोर मॉडल बनाते हैं। ठीक है, और इन दोनों के पहले एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं। ठीक, अब इतना सब कुछ होने के बाद में, यानी आफ्टर 1913 वी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स, दैट इज वोल्फगैंग पॉली, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एल्विन श्रोडिंजर जिनका वेव इक्वेशन दिया जिन्होंने, और वर्नर हाइजेनबर्ग जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। तो स्क्रॉडिंजर के मीम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं ना, 50-50 में बात करते हैं, द कैट इज़ हाफ डेड, द कैट इज़ हाफ अलाइव, स्क्रॉडिंजर एंड कैट एक्सपेरिमेंट, वो भी आप देख सकते हैं। सो
दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है क्वांटम टेक्नोलॉजी को, देन राइट इन द कॉमेंट्स एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स एंड ऑल. दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई मिस्टेक करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट्स में लिख देना, आगे वाली वीडियोज़ में ज़रूर से इम्प्रूव कर दी जाएगी.